विधानसभा हमेशा चर्चाओं का केंद्र रहा है। आखिर ये चर्चाओं का केंद्र रहा क्यों है, इस पे भी बात करना थोड़ा ठहराव में आपके जरूरी भी रहता है। वो इसलिए क्योंकि आप जिस मानसिकता से, जिस सोच से, जिस विचारधारे से हाटा विधानसभा की ओर देखते हैं, ताकते हैं और ये जानने की इच्छा रखते हैं कि आखिर यहाँ किस किस तरह के लोग रहते हैं, क्या कुछ विचारधाराएं चलती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं क्या कुछ कहता है, समाज सेवी संस्थाएं क्या कुछ करती हैं, अलग अलग लोग जो समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आखिर उनकी पहचान कितनी व्यापक है और क्या कुछ करते हैं, किस तरीके से निखारते हैं अपने विधानसभा को, ये देखना जरूरी है। तो आज सबसे अलग, सबसे अनोखा हम इंटरव्यू करेंगे और लगातार ये एपिसोड आपके हवाले रहेगा। लगातार हम ऐसे ऐसे लोगों को आपके बीच रखेंगे जिनको शायद आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन सामाजिकता में कहीं ना कहीं उनकी छवि कुछ लोगों ने बिगाड़ी, लेकिन कुछ लोगों ने व्यापक तौर पे पहचान, व्यापक किया, प्रख्यात किया, बनाया, सहेजा, संयोजा और तब जाके अपने आप को निखारने की कोशिश भी की। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे। जी, सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। आपकी टीम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। क्या कहा जाए, समाजसेवी कहा जाए, एक गुंडा कहा जाए, या फिर आपको एक नेता कहा जाए, या फिर कुछ दूसरे शब्दों से संबोधित किया जाए, ये परिचय किस तरीके से हम जनता के हवाले रखें, यही असमंजस की स्थिति में खुद मैं बैठा था, सोच रहा था कि जब मैं परिचय कराऊं दर्शकों को तो आखिर किस शब्द से संबोधन के साथ कराऊं। आखिर सबसे पहले तो मैं अपने विधानसभा के बारे में आपको बता कि मैं बुद्ध की धरती से हाटा विधानसभा से बिलोंग करता हूं। तो बुद्ध की धरती हमेशा से शांति प्रिय रही है और हाटा विधानसभा में गुंडई का कोई मतलब नहीं होता है। आप मुझे अगर एक सामान्य परिवार का, अपने बीच का एक लड़का कहें तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो। तो एक समान परिवार का लड़का इन्होंने कहा, संबोधित किया, तो इस समान परिवार से इस पूरे इंटरव्यू का सेशन आगे ले चलते हैं। हम आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे थे, हर विधानसभाओं में हम निगरानी कर रहे हैं, ऐसे युवकों की तलाश कर रहे हैं जो युवाओं में काफ़ी चर्चित है, जिनका नाम बहुत प्रख्यात है, विख्यात है। तो आखिर तमाम जो युवा वर्ग आपके साथ जुड़ा है, ऐसा क्या कुछ करते हैं बंडल तिवारी जो तमाम युवा जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं? मैंने जब सामान्य परिवार का नाम लिया तो जुड़ाव का एक कारण भी यही बन गया कि मैं एक सामान्य और मध्यम परिवार का लड़का हूं और मेरे साथ रहने वाले नौजवान लगभग मध्यम वर्ग के हैं। तो उनका मेरे साथ मोहब्बत और दरियादिली का एक कारण मेरे सामान्य परिवार का होना है, मध्यम वर्ग का होना है। वो आखिर जो बच्चे आपके साथ रहते हैं, जो भी युवा, कहीं ना कहीं वो किसी उम्मीद से आपकी ओर देखते होंगे, ताकते होंगे ललचाई निगाहों से। जैसे हमारे अपने संगठन है, जो हमारा अपना समूह है, हम लोग प्रयास करते हैं कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो दबे लोग हैं, उनको उनके गांव में पहले से खानदानी वर्चस्ववादी पूंजीवादी लोगों द्वारा दबाया ना जाए। आप देखते होंगे पहले से भी गांव को चलाने का एक सिस्टम हुआ करता था, क्षेत्र को चलाने का एक सिस्टम हुआ करता था। हमारे और आपके बाप दादाओं ने मैं आपको तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपने से चालू करता हूँ कि हम लोगों के बाप दादाओं के समय से गांव में एक परिवार हुआ करता था जो गांव की दिशा निर्देश को तय करता था कि गांव में किसके वहाँ क्या होगा, किसका घर के आगे लिंटर लगेगा, किसका घर ऐसे सुना रह जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर मध्यम वर्ग हमेशा दुखी रहा है और मध्यम वर्ग हमेशा एक आशा और एक उम्मीद ढूंढता रहता है कि भाई कोई हमारा मदद करे, कोई हमारा सहयोग करे। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने मध्यम वर्ग और सामान्य परिवार के लोगों के साथ किसी भी परिस्थिति के लिए खड़ा रहते हैं। हो सकता है जुड़ाव का कारण ये भी हो सकता है। मध्यम वर्गीय पे काफ़ी विशेष ध्यान आप आकर्षित कर रहे हैं। मध्यम वर्ग, तो किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जैसे बहुत सारे लोग शिक्षा जब पढ़ लिख के इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, IAS PCS तमाम तरह के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। बंडल तिवारी आखिर इस समान परिवार से होके बार बार ये कह रहे हैं, फोकस कर रहे हैं समान परिवार, समान परिवार, तो बंडल तिवारी ने आखिर इन सारे चीज़ों का चयन क्यों नहीं किया? बंडल तिवारी एक राजनेता क्यों नहीं बने? आखिर बंडल तिवारी IAS क्यों नहीं बने? आखिर बंडल तिवारी का लक्ष्य जो है डॉक्टर, इंजीनियर, अलग तरह के उस युवाओं की जो सोच चलता रहा निरंतर, उस सोच में फिट क्यों नहीं बैठे? आखिर बंडल तिवारी की जो सोच है वो कहाँ है? डॉक्टर बनना, IAS बनना और PCS बनना, फिर राजनेता बनना या अच्छा व्यापारी बनना अपना एक चुनाव होता है। आम के वृक्ष पे इमली नहीं लग सकती है, बबूर के पेड़ पे आम नहीं लग सकता है। उसी प्रकार इस जीवन में अपने एक सेक्टर को चुनने का एक तरीका होता है, एक मन होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं मध्यम वर्ग का हूँ और सामान्य वर्ग से आता हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था नौकरी में। कुछ असामाजिक लोग कह सकता हूँ मैं, जिनका दबाव मेरे परिवार पे रहा।
मैं अपने माँ बाप का अकेला था। मेरे पिताजी 4 भाई थे, लेकिन पिताजी परिवार से अलग थे। तो मेरे पिताजी को हमेशा दबाने का काम होता था। मैं नाम नहीं रखना चाहूँगा उन लोगों का, लेकिन वह लोग हमेशा गाली गलौज करते थे। छोटी से छोटी बात पे रोक के गाली दे देना, या मतलब कि असामाजिकता को बढ़ावा देना। ये बातें मुझे खलती थी कि भाई सबको समान तरीके से जीने का अधिकार है। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है। सबको सामान्य के साथ और एक लेवल से चलने का अधिकार है। लेकिन जो एक व्यवस्था बन जाती है किसी किसी गांव में कि बड़े बड़े रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, कि आप किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मुझे यह चीज़ें ही हम जैसे लोगों को जन्म देती है। एक कुछ दिन पहले किसी पत्रकार ने आपको दिखाया था, आपकी छवि दिखाई गई थी और वहाँ से एक व्यापक पहचान जो है आपकी बढ़ी भी। इस बात को कहीं ना कहीं आप भी मानते होंगे। वो पहचान किस तरीके से बढ़ी, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में? पत्रकार बंधु आप भी हैं, आपका सम्मान है। देश के चौथे स्तंभ है आप लोग। मेरा आप लोगों से हमेशा एक निवेदन रहेगा कि किसी भी खबर को, किसी भी कहानी को एक तरीके से ना देखा जाए। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और समाज के तरफ से देखा जाए तो 3 पहलू होते हैं। एक सामने वाला का और सामने वाले की विपक्षी का, और एक समाज का। तो कहीं ना कहीं आप जिस न्यूज़ की बात कर रहे हैं वो न्यूज़ एक तरफा चलाया गया था, और किस वजह से चलाया गया था मुझे नहीं पता है। न मेरा पत्रकार बंधु से कोई कभी का बातचीत है, न पत्रकार बंधु ने समाज में इसका कोई आकलन किया था। पत्रकार बंधु ने उसको चलाया, जो भी है। मैं कहूँगा कि एक साइड था। अगर दोनों तरफ से देखा गया होता तो कहीं ना कहीं उस विवाद में भी मेरा पहल नहीं था, और वो विवाद का भी प्रशासन ने मेरे ऊपर मुकदमा लिखा, फिर कोर्ट से जाकर उसमें जमानत हुई। तो पॉजिटिव वे का मैं नहीं कह सकता हूँ। समाज में अराजकता का महत्व नहीं होना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि समाज में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। जनता जानती है कि मैं क्या हूँ, मेरे अपने लोग जानते हैं मैं क्या हूँ, और कहीं ना कहीं आप और समाज में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी मिल जाएगा कि अराजकता से मेरा कोई विशेष नाता नहीं है। अच्छा, जैसे आपके पास तमाम युवा जो आते हैं, तो आखिर इतना विश्वास क्यों है? क्या कौन सी घुट्टी पिलाते हैं जो युवा आप तक आता है, बार बार आपके पास आता है, इतना विश्वास कॉन्फिडेंट होकर आता है कि हम उस दरवाजे पे पहुंचेंगे तो शायद मेरा कुछ भला होगा, या मेरे साथ जो कुछ भी घटना घटा उसका न्याय होगा? ये सारी विश्वास, इतना सारा विश्वास कैसे? जैसे पहली बात तो युवा नहीं मेरे पास आते हैं, वो मेरे भाई होते हैं। और मेरे पास आने का मतलब या मेरे पास से जाने का मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई आया तो मैं उसके साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखता हूँ। मेरा संबंध पारिवारिक संबंध होता है। और जैसे परिवार में हम और आप अगर एक माँ के बेटे हैं, तो जिस तरह आप मेरे लिए एक कदम चलेंगे, मेरे सही और मुझे सही दिशा निर्देश देंगे, मेरी गलतियों पे मुझे डांटेंगे, मैं फंस जाऊंगा तो मुझे लेके ढोएंगे, या मुझे हर वो चीज़ अलेवल कराने का प्रयास करेंगे जो एक पेट से जन्मे माँ बाप जो भाई कराते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति मेरे साथ होती है। मेरे पास आने वाले हर नौजवान को मैं अपने माँ का लड़का समझता हूँ। इसका एकमात्र कारण है कि मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ। तो मुझे सारे अपने नौजवान साथियों मुझे अपना भाई दिखता है, और मैं अपने भाई की तरह, बड़ा भाई या छोटा भाई की तरह ही मुझे सारे लोग दिखते हैं। मुझे लगता है कि यह मेरे अपने हैं और मेरे लिए कुछ करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं उनके लिए कुछ करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई हैं और इनका अधिकार मेरे ऊपर है। गार्जियन है हमारे, और हमारे अभिभावक तुल्य हैं। जो हमारे बड़े भाई होते हैं, मैं उनसे कहता भी हूँ कि कोई गलती हो तो मुझे डांट लीजिएगा, आपको अधिकार है, आप मुझे मार लीजिएगा। और मैं अपने छोटे भाइयों से बिल्कुल कहता हूँ कि गलती मत करना। शब्दों का अलंकार बहुत खूबी सजा रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रुख अपनाते हैं अलग अंदाज का, थोड़ा सा कड़वे रुख में चलते हैं, कड़वे सवाल की ओर। कहीं भी कोई झगड़ा होता है, नाम आता है आपका, आपके गैंग का। कहीं कुछ और बात होती है तो वो भी, अगर झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, या फिर अलग तरह की गुंडागर्दी देखने को मिलती है, तो सीधे तौर पे नाम आता है बंडल तिवारी का। आखिर ऐसा क्यों? पहली बात तो हमारे पास कोई गैंग नहीं है। हमारे पास एक सामाजिक संगठन है। मैंने फिर कहा कि गैंग दूसरे वे में चला जाएगा, संगठन सामाजिकता में आ जाएगा। मेरे पास मध्यम वर्ग,
निचले श्रेणी के लोग मेरे साथ रहते हैं। और मेरे पास सबसे बड़ी बात, कोई जातीय समीकरण नहीं रहती है। अगर मेरे पास 10-20 नौजवान, 25-30 नौजवान आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 10 नौजवान मेरे SC/ST कास्ट से होते हैं, मेरे सहितवार भाई होते हैं, कुछ राजपूत होते हैं, कुछ पंडित जी लोग होते हैं। आप जो कह रहे हैं कि क्षेत्र में विवाद होता है, आरोप आरोप है। ये विकास राज तो नहीं बल्कि मैं यह मान के चल रहा हूँ कि जिन लोगों का सवाल है वो आपके माध्यम से मेरे पास आया, तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे आज के दौर में जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उनके पास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सपा के कार्यकर्ता। हर गांव में एक अपनी एक कमेटी होगी, कार्यकर्ता होंगे। ऐसे ही हमारे ही पास अपने लोग हैं, हर गांव में 2-4-10 नौजवान साथी हैं, अच्छे परिवार के मतलब सामान्य लोग हैं। तो कहीं ना कहीं बात तच बिचल जाता है, पटदारी में झगड़ा हो जाएगा, गांव गिराव में झगड़ा, तमाम ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। हर जगह आप देखेंगे कि भाई किसी न किसी बात को लेकर, मेढ़ी दाढ़ी को लेकर झगड़ा हो जाना स्वाभाविक तौर पे। तो कहीं ना कहीं अगर आरोप लग जाना कि भाई बंडिल बाबा के लोग हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई लोग, सभी राजनेताओं के पास, सभी नेताओं के पास अपने लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ। तो यह आरोप लग जाता है कि मेरे लोग कहीं गुंडे कर, लेकिन ऐसे स्वाभाविक तौर पे हमारे लोगों का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हाटा विधानसभा की राजनीति को, सामाजिकता को और यहाँ चल रहे असामाजिक तत्व जो लोग हैं उनके ऊपर और राजनीति के ऊपर और यहाँ सामाजिकता के ऊपर किस तरह के काम आप करने वाले हैं? आपके साथ एक बड़े, आप बता रहेंगे बड़े समूह में लोग हैं जब आपके पास, तो उस समूह को किस ओर डाइवर्ट करना चाहते हैं? क्या कुछ पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं? अपने विधानसभा को आखिर किस तरीके से और चमकाना चाहते हैं? पहली बात, मेरे पास बड़े तादाद में लोग नहीं हैं मेरे साथ। मैं उनके परिवार से जुड़ा उनका लड़का हूँ। एक बड़ा परिवार मान लें कि अगर आपके पास एक बड़ा परिवार है तो उस परिवार को किस तरीके से दिशा निर्देश करते हैं? क्योंकि आप सर्वे सर्वा मालिक माने जाते हैं उस परिवार के, तो ये परिवार का अगर मालिक कुछ बेहतर करे तो शायद सारे लोग करेंगे। तो किस ओर लेके जाना चाहते हैं अपने हाटा विधानसभा की सामाजिकता को, राजनीतिक को और जो, बस इन दोनों पे ही बात कर ले फिलहाल। मैं प्रयास करता हूँ मेरे बड़े भाई कि जो मेरे नौजवान साथी हैं, देखा जाता है कि नौजवान जो उम्र होती है, या जब नौजवान एक परिवेश में आते हैं कि कुछ करना है, किसी ओर मुड़ना है, मतलब कह लीजिए समुंदर का लहर होता है जवानी, तो नौजवानों को पहले अम्ल का रास्ता चूज़ करना पड़ता है। इसे देखा जाता है कि आमतौर पे सारे नौजवान अम्ल की ओर जाते हैं। मेरा प्रयास होता है कि जो नौजवान मेरे वहाँ आए, जो मेरे भाई हमारे वहाँ आ रहे हैं, उनको अम्ल की ओर जाने से रोका जाए, मतलब नशा की ओर जाने से रोका जाए। नशा नहीं करेंगे तो परिवार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे कि मुझे अपाची चाहिए, मुझे पल्सर चाहिए। सारी चीज़ें मिलेंगी उनको, समय के अनुसार मिलेंगी, या तो खुद कमा के करेंगे। लेकिन जब वो अम्ल की ओर जाते हैं तो उनकी संगत भी ऐसे लोगों से होती है जो पहले से स्थापित लोग होते हैं। तो हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग, निचले तबके के लोग जब उस वर्ग में जाते हैं तो हमारी भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं और आय नहीं होता है। तो फिर हम परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि हम फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे, 4 दिन खाना नहीं खाएंगे। तो परिवार अपने बच्चे को मरता नहीं देखना चाहता है, दुखी नहीं देखना चाहता, तो खेत गिरवी माता जेवर रख के पैसा देती है, बाप खेत गिरवी रख के देता है। तो मैं अपने साथ जुड़े नौजवानों से हमेशा एक क्वेश्चन मार्क्स लगा के चलता हूँ कि हमारे साथ रहना है तो फिर आपको नशा नहीं करना है, आपको सड़क पे किसी बालिकाओं के साथ किसी भी ऐसे प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है जिससे समाज में अराजकता फैले। हमारे साथ अगर रहना है तो अपने आप को एक मतलब देश के एक अच्छे नागरिक की तरह, जो हमारा कानून कहता है उस प्रक्रिया के तहत आप अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आप जिस भी समाज से हों, आपका एक काम दायित्व बनता है कि आप अपने परिवार को खुश रखें। आपके माता पिताजी ने आपको पैदा करके, बड़ा करके आपको तैयार कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी खुश रखें। तो मेरा यही मानना है कि नौजवानों को क्या नाम है कि अम्ल से दूर रखना है। उनको उनके सेक्टर, यानी उनका रुचि किस क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, या जिस क्षेत्र में है उनका सहयोग करना है और उनको आगे करना है। आरोप ये भी लग सकता है कि भाई कि उनके साथ नशा वाले लोग नहीं रह सकते। तो मैं राजा हरिचंद्र तो हूँ नहीं, महाराज राम तो हूँ नहीं। मेरे सामने अगर आप अच्छे बनते और पीठ पीछे कुछ करते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसके साथ मैं शब्द जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई मेरे पास आता हो और पीठ पीछे जाकर अगर कोई अम्ल का काम करता हो
तो उसका भी कल मेरे ऊपर मर दिया जाएगा, क्यों उनके साथ रहते हैं, दारू नहीं पीते हैं। ये चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि नौजवानों को नशा से दूर किया जाए और परिवार को चलाने के लिए एक अच्छी आय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो नौजवानों के दिमाग में भरा जाता है। लगभग नौजवान आज सफल हैं। तो बड़ा सरल स्वभाव लगा आपका, लेकिन बातें जो है बड़ी कठोरतम में होती रही हैं इस विधानसभा में आपकी, लेकिन स्वभाव बहुत नरम रहा। विकास जी, जब समाज में आप किसी पॉजिटिव वे में लड़ते हैं ना, और आपका कोई राजनीति में गॉडफादर नहीं होता है, और आप बड़े खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं, तो जो क्वेश्चन मार्क आपने मेरे लिए लगाया कि बड़े कठोरतम शब्दों का प्रयोग आपके लिए होता है, वो आज नहीं, वो हमेशा होता रहेगा। जब भी किसी का कोई राजनीति में गॉडफादर नहीं होगा और किसी के बाप का बड़ा नाम नहीं होगा, बड़े व्यापारी नहीं होंगे, खानदानी लोग नहीं होंगे, तो उनको मेरे जैसा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा और मेरे जैसा ही झेलना पड़ेगा। जो परिवार आपने बताया कितना बड़ा परिवार है आपका, जो संघर्ष आपने किया, जिस आप समस्याओं से आप जूझते रहे, आने वाली जो आपके पास लोग हैं, जो आने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उन पे भी बचाव सुरक्षा एक कवच आप तो लगाएंगे, ताकि वो जिस समस्या को आपने झेला वो सामने वाली पीढ़ी ना झेल पाए। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा संघर्षों से नाता रहा है और संघर्ष होता रहेगा। हमारे लोग अगर गलत हैं तो कानून उनको दंडित करेगी। अगर हमारे लोग गुंडा हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं गुंडा हूं तो मुझे सज़ा मिलना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर गुंडई का परिणाम गुंडई से दिया जाएगा ये भी ठीक नहीं है। गुंडों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया रही है, हम किसी के ऊपर जाके हमला नहीं किए हैं। हम अपने डिफेंस के लिए जो भी किए हैं। हमारे पास वो सुविधाएं नहीं थी कि हम समाज को ये बात बता सकें कि भाई किस प्रक्रिया के तहत हमने किया। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप ये बात रख रहे हैं। हाँ, तकलीफ की बात यह है कि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया जब एक पक्ष को सुन लेती है और सामने वाले पक्ष के पास पैसा ना हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ मीडिया पे पैसे की बात करके, मैं एक बस शब्द रख रहा हूँ कि इसे मैं इतना बड़ा फेस नहीं हूँ कि मुझे आप बार बार लाइट में लाएंगे। ठीक, वो तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी नज़र आपके कार्यक्रम के तहत मेरे ऊपर पड़ गई है, तो मैं सौभाग्यशाली खुद को मान रहा हूँ कि आपने इस बात को रख दिया। तो अगर क्या नाम है कि जब भी आरोप लगा मेरे ऊपर, अगर उस चीज़ को दोनों तरफ से देख लिया गया होता तो कहीं ना कहीं मैंने डिफेंस किया है। अपराध करना हमारी नीयत नहीं है। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम लोग कानून से डरते हैं, तो हम अपराध नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अपने डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए हर वो कदम अपनाएंगे जो हमारी सुरक्षा मुहैया करा सकती है। हम अपने लोगों के बचाव के लिए हर स्तर तक जाएंगे और लगभग अभी सरकार की जो नीयत है, प्रदेश में सभी लोग सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, कानून को हाथ में लेने का काम ना हो। अगर हमारे ऊपर हमला होता तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होना जाहिर सी बात है। हम माननीय प्रशासन के पास जाएंगे, अवगत कराएंगे। के लिए कानून है, कानून है जी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया।